बढ़ते हुए हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। जब भी मैं बात करता हूं निकाय है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा है। निकाय का मतलब क्या है? एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा क्या है फोन कर दे काम कर। ये भी, एक से ज्यादा क्या है ये भी समझना जरूरी है। एक से ज्यादा क्या चीज है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर ये मैं जो नहीं हो रहा निकाय 5 है, मिनट से। कौन किसकी आवाज आ रही है ये? बेटा अपने माइक म्यूट कर लें और समझने का प्रयास करें जो टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं। निकाय का मतलब क्या है? निकाय का मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा है, ये हमने पहले ही बात कर ली। अब हम इससे आगे चलें तो हम कहें भी एक से ज्यादा क्या चीज है, तो यहाँ पर दो आवेश है। अब जब हमने इसको एक स्पेशल नाम दिया है, विद्युत द्विध्रुव का नाम दिया है, और हमने ये भी कह दिया कि इसमें दो आवेश है, तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है कि इसको द्विध्रुव कहा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों का ये निकाय है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो दोनों आवेश हैं वो दोनों ही विपरीत प्रकृति के आवेश है। एक धनात्मक आवेश है तो दूसरा ऋणात्मक आवेश है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो विपरीत प्रकृति के आवेश है इन दोनों का परिमाण बराबर है। यानी कि अगर एक प्लस एक कूलाम का आवेश है तो दूसरा माइनस एक कूलाम का आवेश है। एक अगर 0.5 कूलाम का आवेश है तो दूसरा माइनस 0.5 कूलाम का आवेश है। एक अगर 80 माइक्रो कूलाम का आवेश है तो दूसरा माइनस 80 माइक्रो कूलाम का आवेश है। एक अगर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है तो दूसरा माइनस 2 माइक्रो कूलाम का आवेश। यानी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। दूसरी बात, दोनों का परिमाण समान है। और सबसे लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट बातों में से आती है वो ये है कि इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो बहुत कम है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है। हम ये कह सकते हैं कि अत्यल्प है या अल्प है। या तो आप इसे अल्प कह सकते हो या फिर आप इसे अत्यल्प कह सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं इस पूरी जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि दो आवेशों का निकाय है, जिसमें से एक धनावेश है एक ऋणावेश है, दोनों बराबर परिमाण के आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कम है। इन सबको मिलाकर के अगर मैं एक वाक्य के रूप में इसको समझना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का ऐसा निकाय, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर अवस्थित हों, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अत्यल्प दूरी पर हो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब उदाहरण क्या ले सकते हैं हम इसमें, जैसे NaCl। तो NaCl की अगर मैं बात करूं तो NaCl में Na यानी सोडियम पर +1 आवेश होता है, आप सबने देखा होगा। Cl पर -1 आवेश होता है। हालांकि वहां +1 और -1 का मतलब +1 और -1 से नहीं होता है। वहां +1 और -1 का जो मतलब है वो +1 का मतलब है एक प्रोटॉन के बराबर आवेश और -1 का बराबर है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है तो हम सब जानते हैं एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और ठीक इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। अब अगर इसी की तरह मैं और बात करूं तो मैं कह सकता हूं HOH यानी H2O, H पर +1 आवेश और OH पर -1 आवेश। इसी प्रकार से HCl की हम बात करें तो H पर +1 आवेश और Cl पर -1 आवेश। तो ये कुछ उदाहरण है विद्युत द्विध्रुव के। एक और खास बात है इसमें कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा का जो मध्य बिंदु है वो इस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। तो इस पूरे कंक्लूजन में हम ये समझे कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब एक एजम्पशन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मान लीजिए कि जो दोनों आवेश हैं उन दोनों आवेशों में से एक आवेश जो है वो +q आवेश है और दूसरा जो आवेश है वो -q आवेश है। और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य की दूरी यानी उस रेखा की लंबाई 2a है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये हमेशा तो दूरी r ले तो अब की बार 2a क्यों ले ली? तो 2a लेने का रीजन ये है कि मध्य बिंदु से जब हम दूरी नापें प्रत्येक आवेश की तो मध्य बिंदु से दूरी कितनी आ जावे? a आ जावे। अगर मैं a लेता या r लेता दोनों के बीच की दूरी तो मध्य बिंदु से जो दूरी होती वो a/2 हो जाती, r लेता तो r/2 हो जाती। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूरी 2a ली गई है कि 1a ली गई है कि r ली गई है। हमें यह ध्यान रखना है कि अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी
2a ली गई है तो एक आवेश की मध्य बिंदु से दूरी इसकी आधी कर देनी, यानी a कर देनी, और अगर r ली गई है तो r का आधा कर देना है। अब अगर आपको कोई कहे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 6 मीटर है तो हमें आधे एक आवेश की दूरी मध्य बिंदु से आधी कर देंगे तो 3 मीटर हमारे पास में आ जाएगी। तो हमने जैसा कहा कि दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों के परिमाण समान है, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, दोनों के बीच में अल्प दूरी है, ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक नई चीज निकालने वाले हैं, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये एक नई चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a है। कितनी है? 2a है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, चूंकि दोनों बराबर हैं तो परिमाण भी बराबर आएंगे, दोनों की प्रकृति अलग है लेकिन दोनों के मान एक जैसे हैं, इसका मतलब दोनों का परिमाण एक जैसा आएगा। अगर पहले का परिमाण Q है तो दूसरे का भी Q ही आएगा। परिमाण का मतलब आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, केवल मान लेना है। अब जैसे मैं NaCl की बात करूं तो NaCl में Na के ऊपर कितना आवेश है? एक प्रोटॉन के बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। Cl के ऊपर कितना आवेश है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम और माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये दो आवेश अपन ने ये देखे यहाँ पर, एक प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम और दूसरा एक माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। अब अगर आपको कोई कहे कि इस आवेश का परिमाण निकालो तो प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम का परिमाण भी 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आएगा, और जो माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम है उसका परिमाण भी प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम ही आएगा। यानी धनात्मक आवेश का परिमाण भी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का परिमाण भी धनात्मक ही होता है। एक और उदाहरण लेते हैं कि आपको कोई कहे कि 2 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है और एक दूसरा -2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, दोनों का परिमाण निकालो तो दोनों का परिमाण 2 माइक्रो कूलाम ही आएगा। यानी परिमाण निकालते समय प्लस माइनस का चिन्ह हमें नहीं लेना है, हमें जो भी मान दिया हुआ उसे धनात्मक ही लेना है। तो हमने क्या कहा कि इन दोनों आवेशों का जो निकाय विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, उस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, वो इन दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों में से किसी एक का परिमाण लेना है। दोनों में से किसी एक का परिमाण कितना है? Q। दोनों में से किसी एक का परिमाण कितना है? Q। ठीक है, इनटू दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। कितनी दूरी हो गई? 2a। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, जो मेरी आवाज देव शर्मा तक नहीं पहुंच रही, देव शर्मा आवाज नहीं आ रही है क्या? इसने मैसेज किया है कि आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी बच्चों को आ रही है। बेटा तुम नेटवर्क में बैठो तो आवाज मेरी प्रॉपर पहुंच जाएगी तुम्हारे तक, मेरी आवाज तुम्हारे तक प्रॉपर पहुंच जाएगी। ये सर हमको आ रही है आपकी आवाज। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो उनसे बाद में चर्चा कर लूंगा मैं। तो हम क्या कह सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो है वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों में आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों की मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और ये जो सूत्र हमने लिखा P बराबर Q इंटू 2a, ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा है। तो अब कोई आपसे कहे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोनों के मध्य की दूरी के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये बात आती है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदैव एक सदिश राशि होती है, ये अदिश राशि नहीं होती है। ये सदैव क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। इसके साथ साथ ही हम एक बात और इसमें कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो सदैव ही ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इंपॉर्टेंट बात है ये, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो सदैव ही कहाँ होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। जैसे कि ये चित्र आपको दिख रहा होगा, अगर मेरे से कोई पूछे
इसमें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है, तो हम कहेंगे माइनस से प्लस आवेश की ओर, माइनस से प्लस आवेश की ओर। एक और इंपॉर्टेंट बात कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसको हम P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। हमें कितनी बातें पता चली। पहली बात, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव इस निकाय का नाम है। किस निकाय का, जो निकाय के बारे में हमने चर्चा की, जो वृत्त में आपको दिखाई दे रहा, गोले में आपको दिखाई दे रहा, उस निकाय का नाम है। और इसके लिए हमने क्या कहा कि दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय, जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के निकाय हम के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम कह सकते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ले लो, उसको गुणा कर दो। अब जैसे कि हमने उदाहरण लिया था कि एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, किसी ने कहा कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो p का मान कितना हो जाएगा, q इंटू आर। कोई कहे भाई इनके बीच की दूरी तो r नहीं है, 2a है, तो भाई ये लो 2a आ जाएगा r की जगह, जो भी दूरी है उससे गुणा कर दो। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी इसी में आगे कि भाई इसको किससे डिनोट करते हैं, तो हमने कहा भाई इसको p से डिनोट करते हैं। एक और बात हमने कही कि इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ये जो सूत्र आपको दिख रहा है, इस सूत्र से अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं, इस सूत्र से मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं, ये अपने माइक म्यूट कर दें सभी बच्चे। इस सूत्र से अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं तो मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा P बराबर Q इंटू 2a। क्या कहा हमने, P बराबर Q इंटू 2a। ये माइक ऑफ कर दें भाई, ये किसके पीछे आवाज हो रही है, ये किसी बच्चे के घर में ये बातें हो रही है, माइक ऑफ कर दें। नमन की आवाज आ रही है, नमन तेरे घर से आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो बेटा। नमन पारस सर माइक ऑफ करो। चलो हम वापस आगे आते हैं। तो हमने बात की P बराबर Q इंटू 2a। तो Q का जो मात्रक है वो क्या होता है, हमने देखा था Q का मात्रक कूलाम, सॉरी, Q का मात्रक कूलाम होता है, और 2a जो है वो एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी का मात्रक तो हम सब जानते हैं मीटर होता है। लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, कूलाम इंटू मीटर जब आप अल्फाबेट के रूप में लिखते हो तो कूलाम और मीटर के बीच में डैश लगाना नहीं भूले, वरना ये सेंटीमीटर दिखाई देगा आप। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर हो गया। अब कोई कहे भाई इसकी विमा निकालो, तो अभी निकाल देते। कूलाम यानी आवेश की विमा होती है A1T1, ठीक है, और मीटर यानी दूरी की विमा होती है L1। तो इसका विमा क्या हो गई, A1T1 L1, या इसको अगर अपन यूं कहें तो L1T1 A1। L और T को पहले लिखे तो L1T1 A1। इसकी विमा पता चल गई, इसका मात्रक हमें पता चल गया कि इसका मान क्या होता है, साथ ही इसकी परिभाषा भी हमने देखी। अब हम देखेंगे वो है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव वो विद्युत द्विध्रुव होता है जिसमें प्रत्येक आवेश का जो परिमाण है वो लगभग अनंत होता है। कितना होता है, लगभग अनंत होता है। इसके साथ साथ ही इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो इतनी कम होती है कि उसको लगभग शून्य कहा जा सकता है, पर शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लगभग शून्य अपन कह सकते हैं। आदर्श द्विध्रुव की ये निशानी है। बच्चों आप ज्वाइन रहे हैं, 2 बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं 1 मिनट में उन बच्चों से फोन पे बात करके वापस क्लास में आ रहा हूं, तो आप लोग जाए नहीं। मैं जैसे ही वापस लाइव आता हूं तुरंत ज्वाइन कर लें। आप चेक करते रहें मैं लाइव हूं कि नहीं हूं, तो 1 मिनट में मैं उन बच्चों से बात करके उनको ज्वाइन करवा दूं। वो बच्चे परेशान हो रहे हैं बेचारे। ये एक बार मैं लिस्ट में भी देख लेता हूं कि क्या वो बच्चे ज्वाइन हो गए क्या कहीं पर। एक तो रवि कुमार तेली नहीं हो पा रहा था और एक दीपेश माली नहीं हो पा रहा था। अगर किसी को इनके रवि है क्या भाई क्लास में, रवि है क्या, रवि सर वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है, उस ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो उसको कहो कि किसके पास में है उसके नंबर, जिसके पास में मेरे पास है। मैं फोन करता हूँ उसको। 1 मिनट बेटा। रवि, हेलो रवि। हाँ रवि को फोन पे लो एक बार और माइक को ऑन कर दो। सर मैं लेता हूँ 1 सेकंड रुको। हाँ, दूसरा फोन हो तो दूसरे फोन से लेना और उसको माइक पर ले लेना।
और दीपेश के नंबर किसके पास में है? दीपेश माली के, आप में से किसी के पास में दीपेश माली के नंबर है? हेलो हाँ हेलो, सर, दीपेश के नंबर है सर मेरे पास। दीपेश को भी फोन लगाओ बेटा, इसको लाइन पे लो। लगाता हूँ। तो बच्चों, जो हम पढ़ रहे थे उसी से हम आगे बढ़ते हैं। जब तक ये बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे, वो दो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से, तो उन बच्चों का नुकसान नहीं हेलो हो। दीपेश। हेलो हेलो, 12 जे लोकेश साहू। हाँ बोलो बेटा। हाँ रवि। हेलो हेलो, हाँ ले लो जल्दी लो। हाँ रवि, हेलो बेटा, ऐसा करना, तुम टीचमेंट ऐप खोलोगे ना, तो उसमें जो एक क्लास लिखी आएगी 12th जे फिजिक्स, उस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा, लाइव ज्वाइन करने के लिए एक ऑप्शन आएगा ग्रीन में, उस पर क्लिक कर देना, ज्वाइन हो जाओगे। हाँ बेटा, मेरी 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 बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ, तू जैसे 12th जे पर क्लिक करेगा ना, तो नीचे की तरफ लेफ्ट में एक ऑप्शन खुलेगा ग्रीन में, गो लाइव या लाइव ज्वाइन करें ऐसा लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देना, ज्वाइन। हाँ तो जो बच्चे हम बात कर रहे थे उसी से हम आगे बढ़ेंगे। बीच में एक फोन आ गया था इंटरप्शन के लिए, सॉरी। आगे हम बढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है वो है विद्युत क्षेत्र की, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसी पर हम आते हैं। देखिए, एक नया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसमें हम दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या है। तो मान लीजिए कि एक प्लस, बच्चों आवाज पहुंच रही मेरी? यस सर। यस सर। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, दूसरा एक माइनस क्यू आवेश है। ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है। तो ये जो मिलाने वाली रेखा है, ये इस आवेश के आगे तक भी ले सकते हो और इस आवेश से आगे तक भी ले सकते हो। ये पूरा इसका अक्ष कहलाता है। अक्ष क्या है? दोनों, ऐसी रेखा जो दोनों आवेशों से होकर के गुजरती है, उसे हम विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहेंगे। ठीक है। दूसरा है निरक्ष। निरक्ष का मतलब क्या है? दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु से 90 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है, उसे हम कहते हैं निरक्ष। ठीक है। और अगर इस रेखा की जगह एक पृष्ठ होता, सोचो एक पृष्ठ होता, तो उसको हम कहते हैं विषुवतीय तल। पहला, दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। दूसरा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली 90 डिग्री की जो रेखा है, उसे हम कहते हैं निरक्ष। और तीसरा, इस मध्य बिंदु से 90 डिग्री पे जो तल गुजरता है, पृष्ठ गुजरता है, कोई पृष्ठ अगर हम रख दें तो उसको हम कहेंगे विषुवतीय तल। विषुवतीय तल जो होता है वो बहुत सारे निरक्षों से मिलकर के बनता है। यानी विषुवतीय तल के लिए जो आप कैलकुलेट करोगे, निरक्ष के लिए जो कैलकुलेट करोगे वो सेम ही है। तो अगर परीक्षा में लिखा आता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो, या लिखा हुआ आता है विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो, एक ही बात है, दोनों में एक ही लिखना। अब हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चित्र बना रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा इस चित्र को। ये एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश है, या इसका उल्टा पे ले लेते हैं। ये एक प्लस क्यू, ये एक माइनस क्यू आवेश है, ये एक प्लस क्यू आवेश है। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। और इस रेखा को मैं आगे तक बढ़ा रहा हूं। ये मान लीजिए यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है, टोटल जो दूरी है वो 2a है, ठीक है।
ये इसका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी सी देर के लिए। यहां से मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से प्लस क्यू आवेश की तरफ एक बिंदु मैंने ले लिया P, ठीक है। इस P बिंदु की जो दूरी है मध्य बिंदु से, जो दूरी है वो है R। वो कितनी है? R, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। अब मुझे इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, ये जरूरी नहीं है कि P बिंदु प्लस क्यू आवेश की तरफ ही लिया जाए, P बिंदु माइनस क्यू आवेश की तरफ भी लिया जा सकता है और दोनों आवेशों के बीच में भी लिया जा सकता है, कहीं पर भी ले सकते हैं। लेकिन अभी हम कहां ले रहे हैं? प्लस क्यू आवेश के पास में ले रहे हैं। कोई ना कोई तो उदाहरण हमें लेना पड़ेगा, या तो बीच में लेना पड़ेगा, या तो माइनस लेना पड़ेगा, या तो प्लस क्यू की तरफ। अब अगर मुझे इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो हमने इसके लिए एक अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था, बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और वो नियम क्या कहता है कि किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो उस बिंदु के चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकालनी पड़ेगी, माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकालनी पड़ेगी, और उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो आवेश का मान कितना है और एक आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है, ठीक है। तो पहले तो अपन दूरी समझ लेते हैं। जैसे ये टोटल दूरी R है, ठीक है, और ये जो मध्य बिंदु है इसकी प्लस क्यू आवेश से दूरी है A, ठीक है। अब अगर कोई आपको ये वाली दूरी निकालने के लिए कहे, जो मैंने थोड़ी गहरी बना दी है, तो ये कैसे निकालोगे? ये जो दूरी R है, इस दूरी में से अगर इस दूरी को हटा दोगे तो ये बाकी दूरी आ जाएगी बच्चों। भाई इस पूरी दूरी R में से ये दूरी A अगर अपन मिटा दें, हटा दें, तो ये बाकी दूरी आ जाएगी आपके पास में, ये वाली दूरी आ जाएगी। R है और R में से A माइनस कर दिया तो कितनी आ गई? R माइनस A। तो प्लस क्यू आवेश से जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई? R माइनस A। अब अगर ऐसे माइनस के आवेश से निकालनी तो क्या करना पड़ेगा? इस दूरी में ये जो R दूरी है उसमें ये वाली दूरी जोड़ दो, जोड़ दोगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी आपके पास में, ये पूरी दूरी आ जाएगी आपके पास। अब ये दूरी R है, ये वाली जो दूरी है ये तो R है, ये तो हमें पता है, और ये वाली दूरी कितनी है? A, ये दूरी कितनी? A। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? R प्लस A। वेरी गुड, R प्लस A। तो प्लस क्यू आवेश से तो दूरी हो गई R माइनस A, और माइनस क्यू आवेश से वो कितनी हो गई? R माइनस A। R प्लस A और R माइनस A, दो दूरियां आ गई हमारे पास में। अब अपन दिशा की बात करें तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? हमेशा आवेश से बिंदु की ओर। तो प्लस क्यू आवेश, अगर मैं इसको नाम दूं A, B और ये नाम दे दिया मैंने P, तो प्लस क्यू आवेश जो B पर उपस्थित है उसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस दिशा में होगी? हमेशा आवेश से बिंदु की ओर, यानी B से P की ओर, ये B से P की ओर। और अगर मैं A पर जो आवेश है यानी माइनस क्यू है उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालूं तो हमेशा बिंदु P से आवेश की ओर आएगी, यानी P से A की ओर आएगी। तो ये हो गया हमारे पास में। अब जो चित्र बना हुआ है फिर से समझ लो, प्लस क्यू आवेश के कारण आवेश से दूर जाने की दिशा में, यानी कि B से P की ओर, और माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश के पास आने की दिशा में, यानी P से A की ओर। तो हमें दूरी पता चल गई, हमें दिशा पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए चाहिए आवेश का मान, वो हमारे पास में ऑलरेडी है, दोनों का मान क्यू क्यू है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास में ये एक चित्र दिख रहा होगा आप सबको, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एक विद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। लेफ्ट में माइनस क्यू आवेश है और राइट में प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों का जो केंद्र है वो है O। इस O से, ये जो O आपको दिखाई दे रहा है ये O, इस O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो E2 है। तो E1 की दिशा किधर आएगी? आप सब देख सकते हो। मुझे इस चित्र को देख के बताओ कि E1 की दिशा राइट में आएगी कि लेफ्ट में आएगी? में आएगी भाई, राइट में। राइट में आएगी। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? हमेशा आवेश से बिंदु की ओर।
बिंदु अब की यानी कि ओर। आपको प्लस आवेश से बिंदु की ओर है। अब आपको प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी निकालनी है, तो हमने निकाल के बताई थी, कितनी आई थी, आर माइनस ए। और अगर माइनस क्यू से पी की बिंदु दूरी निकालनी है तो कितनी आएगी, आर प्लस ए, आर माइनस। हेलो। ये कौन, हाँ कौन बोल रहे हैं बेटा, कौन बोल रहे हैं? हाँ ये माइक ऑफ कर लें भाई, जो फोन पे बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं तो इसी पर हम आते हैं। प्लस क्यू आवेश से तो आर माइनस ए हो गई, माइनस क्यू आवेश से कितनी हो गई, आर प्लस ए। यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हो, आर माइनस ए और ये आर प्लस ए। ठीक है, अब मैं बारी बारी से एक एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। तो पहले आवेश यानी प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट इनटू आवेश जो भी है बटा आवेश से बिंदु की दूरी। तो फिलहाल के लिए मैं इसको x मान लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए, x का स्क्वायर। अब इस सूत्र के हिसाब से अगर मैं निकालना चाहता, इस सूत्र के हिसाब से अगर मैं निकालना चाहूं तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो मैं मान निकालूंगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहली इक्वेशन देखो बेटा, आपको दिखाई दे रही होगी ये पहली इक्वेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, आवेश क्यू की जगह आवेश क्यू आ गया, क्योंकि यहां भी आवेश का मान क्यू ही है। लेकिन दूरी x की जगह क्या आ जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूरी r माइनस ए है, इसलिए r माइनस ए है तो r माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे आपको माइनस क्यू आवेश के कारण निकालने के लिए कहे तो माइनस क्यू आवेश के कारण दूर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई। ये माइक ऑफ कर लो बेटा, जिसका भी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लें, सभी माइक ऑफ कर लें। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन उसके अलावा माइक ऑफ ऑन नहीं करें। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो दूसरा मान अगर अब इसी में हम साथ में देखना चाहें तो आवेश का मान क्यू है और दूरी का मान कितना है, आर। ये गलती से यहाँ पर बाई मिस्टेक यहाँ पर आर माइनस ए लिखा हुआ है, ये आर माइनस ए नहीं होकर के आर प्लस ए होगा। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए। इसको आगे वाले भाग में तो सही लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है। ये जो सूत्र लिखे हुए हैं इसमें एक कमी है। कमी क्या है, तो कमी ये है कि इसमें दिशा नहीं दिख रही है आपको, इसमें आपको दिशा नहीं दिख रही है। ठीक, कोई एक बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था। यस सर, ये जो E इक्वल्स E1 माइनस E2 लिख रखा है, E1 माइनस बेटा प्लस। बेटा अभी मैं इस पे पहुंच गया क्या, तू आगे क्यों चल रहा है, अभी तो मैं यहाँ पहुंचा ही नहीं। अभी पहुंच गया क्या मैं यहाँ, अभी मैं यहाँ पर नहीं पहुंचा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तब अपन इस पर बात करेंगे। पहले अपन E1 E2 की बात कर लें। अब देखो E1 का मान आ गया आपके पास में, E2 का मान आ गया आपके पास में। अब बात करते हैं अपन E1 और E2 की दिशा की। तो हमने कहा था प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा कहाँ होगी, आवेश से बिंदु की ओर यानी राइट में। और E2 की दिशा किधर आ रही है, बिंदु से आवेश की ओर यानी कि लेफ्ट में। एक की दिशा राइट में आ रही है, दूसरे की दिशा लेफ्ट में आ रही है। अब अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो ये E के ऊपर एक तीर लगा दो और यहां पर इसकी दिशा लिख दो। अब इस दिशा को आप एकांक सदिश के रूप में भी लिख सकते हो। मान लो इसको आई कैप लिख दिया, तो यहां पर आप लिखोगे माइनस का आई कैप ब्रैकेट में। एक प्लस आई कैप और दूसरा माइनस का आई कैप, क्यों, क्योंकि एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में। और राइट को हम प्लस एक्स दिशा मानते हैं, लेफ्ट को माइनस एक्स दिशा मानते हैं। और एक्स दिशा का एकांक सदिश हम क्या लेते हैं, आई। ठीक है, इसलिए हमने प्लस आई और माइनस आई लिखा है। अगर आप आई के रूप में नहीं लिखना चाहते हो, भाई हम तो आई के रूप में नहीं लिखेंगे, हम तो शब्दों में लिखेंगे, तो ये E1 के आगे हम लिखेंगे, इन बिंदुओं को नाम देना पड़ेगा आपको। इसको जैसे मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, तो हम क्या कहेंगे E1 के लिए, B से P की ओर, B से P की ओर। और E2 के लिए हम क्या कहेंगे, P से A की ओर। E2 किस तरफ आ रहा है, E2 तो आ रहा है P से A की ओर। और E1 किस तरफ आ रहा है, E1 आ रहा है B से P की ओर। ये तो हो गया E1 और ये हो गया E2। फिर से बता देता हूं, E1 इस दिशा में क्यों आ रहा है, क्योंकि E1 धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि हमेशा ही आवेश से बिंदु की ओर होती है। तो आवेश से बिंदु की ओर दिशा जो है वो राइट की तरफ जा रही है, इसलिए हमने E1 को राइट में लिया है। ऐसे ही ऋणात्मक आवेश के लिए जो दिशा है वो हमेशा किस तरफ होती है, बिंदु से आवेश की ओर, बिंदु से आवेश की ओर होती है, इसलिए हमने इसको कहा P से A की ओर। तो ये दोनों दिशाएं हमें पता चल गई, E1 की दिशा भी पता चल गई, E2 की दिशा भी पता चल गई,
और ये भी पता चल गया हमें कि जो मान है E1 और E2 के वो कितने। अब अगर आपको कोई कहे पर P पर कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालो, सॉरी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी आई, माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी आई, उसको जोड़ देंगे। तो उसको जोड़ देते हैं। अब उसको जब जोड़ा तो दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण अगर हमने E1 को प्लस में लिया है तो E2 को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बच्चों? ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था एक बच्चा कि सर E1 को प्लस में क्यों लिया और E2 को माइनस में क्यों लिया है, तो इसका कारण यह है कि E1 और E2 की दिशाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत है। जब एकदम विपरीत हो, 180 डिग्री के कोण पर हो, तब अगर एक को प्लस लिया है तो दूसरे को माइनस ले सकते हैं। अब कोई बच्चा ये कहेगा साहब E2 को ही माइनस क्यों लिया, E1 को माइनस क्यों नहीं लिया, तो आपकी मर्जी हो तो आप E1 को माइनस ले सकते हो, E2 को प्लस ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने माइनस किसके साथ में लिया और प्लस किसके साथ में लिया। तो हमने माइनस किसके साथ में लिया है, E2 के साथ में लिया है, E2 के साथ में लिया है। यानी कि अगर लास्ट में माइनस आ गया तो कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी जो E2 की होगी, और लास्ट में प्लस आ गया तो कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी जो E1 की होगी। समझ में आ गई बात? E1 को प्लस लिया है और लास्ट में भी प्लस आया तो इसका मतलब कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा और E1 की दिशा सेम है। लास्ट में माइनस आया और E2 को भी माइनस लिया है तो इसका मतलब कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा और E2 की दिशा सेम है। अब अपन इन दोनों के मान रख देते। ये जो बच्चे ने प्रश्न पूछा था क्लियर हो गया बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखो E1 का मान रख दिया हमने और फिर E2 का मान रख दिया। इस पूरे को अगर आप देखोगे तो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो Q कॉमन आ रहा है और एक 4πε0 कॉमन आ रहा है। तो ये अगले स्टेप में हमने इसमें से इसको कॉमन ले लिया। अब इसको कॉमन लेंगे तो पहले वाले भाग में, इस वाले भाग में क्या बचेगा, 1/r - a का होल स्क्वायर बचेगा, और दूसरे वाले भाग में क्या बचेगा, 1/r + a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, सिंपल तरीका है, जब बटे वाली संख्या को सॉल्व करना हो तो एलसीएम ले लो, और एलसीएम में अगर कुछ भी समझ में नहीं आवे तो दोनों के जो हर हैं उनको गुणा कर दो। तो देखो हमने दोनों के हर को गुणा कर दिया, r - a का स्क्वायर r + a का स्क्वायर। अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, आपको उस उदाहरण से सबको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास में 1/x है, ठीक है, और माइनस में 1/y है। आपने इसका एलसीएम ले लिया x × y, ठीक है, गुणा कर दिया दोनों को। अब ऊपर क्या लिखे तो ध्यान से समझना आप, ये जो x × y है इसमें सबसे पहले पहली राशि का जो हर है x, उसका भाग देंगे। तो x × y में x का भाग दो, क्या बचा, y y बच गया। इस y को आप ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। ऊपर कितना है, 1 है, तो y को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y। अब मान लो ऊपर 2 होता तो अपने पास में क्या आ जाता, 2y। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब ये बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब इस y का भाग देंगे, y का भाग देंगे तो क्या बचा, x बचा। इस x को 1 से गुणा करेंगे तो ये x आ जाएगा अपने पास में। तो बच्चों सॉल्व करना समझ में आया, कैसे बटे वाली संख्याओं को हम सॉल्व करते हैं? अब इसी तरीके को अपन काम में लेने वाले हैं, इसी तरीके को अपन यहाँ पर भी आगे भी काम में लेने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या एलसीएम लिया, r - a का होल स्क्वायर प्लस r + a का होल स्क्वायर, इसको हमने काम में ले लिया। अब इसमें पहली राशि का हर क्या है, r - a का होल स्क्वायर। तो इस राशि के हर में जो मैंने पहला वाला राइट लगाया, ये वाला राइट, इसमें जो हर लिखा हुआ है r - a का होल स्क्वायर इंटू r + a का होल स्क्वायर, इसमें आपको किसका भाग देना है, पहली राशि यानी r - a के होल स्क्वायर का भाग देना है। तो ये कट गया, क्या बचा आपके पास में, r + a का होल स्क्वायर। तो हमने ये देखो r + a का होल स्क्वायर लिख दिया, ये यहाँ पर इस वाली समीकरण में देखो लिख दिया। अब बीच में क्या चिन्ह है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरी राशि के हर का भाग दिया। दूसरी राशि का हर क्या है, दूसरी राशि का हर है r + a का होल स्क्वायर। तो अब की बार ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये रह जाएगा r - a का होल स्क्वायर रह जाएगा। ये देखो हमने r - a का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब एक और खास बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं यहां पर। मान लो कि आपके पास में लिखा हुआ है x² और फिर लिखा हुआ है y², ध्यान से समझना।
अगर दो राशियां गुणा में है और उनकी घात सेम है, ये माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, चिराग टेलर माइक ऑफ करो। दो राशियां गुणा में हैं और उनकी घात अगर सेम है तो घात को कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी सूत्र को मैं काम में लेना चाहूं तो देखो समझना बेटा, इस वाले फॉर्मूले में देखो r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर दोनों गुणा हो रहे हैं और दोनों की घातें भी क्या है, बराबर है। तो घात को अपन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया r माइनस ए, ठीक है, फिर r प्लस ए और ये इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करके घात को हमने कॉमन ले लिया 2। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली राशि है ये आपने 10वीं में पढ़ी हुई है, एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो अब अगर इस फॉर्मूले को अपन इस वाली समीकरण पर लागू करें तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा इस समीकरण पर अगर मैं लागू करूं तो आपके पास में आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, जिसने भी ये दिया था। क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देखो ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 है ये एज इट इज है, ये यू का यू रहेगा, ये नहीं चेंज हुआ। हमने केवल अंदर वाले पर फॉर्मूला लगाया, बाहर वाले पे फॉर्मूला नहीं लगाया। तो आप इसको देख सकते हो, ये यहाँ इस समीकरण में हर में लिखा हुआ है, जो अपन ने अभी अभी निकाला है ना, वो इस समीकरण के हर में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसको r माइनस ए आर प्लस ए में से पहले स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने। अब ऊपर क्या किया हमने, ऊपर हमने ब्रैकेट को खोल दिया। ऊपर हमने क्या किया, ब्रैकेट को खोल दिया। तो ब्रैकेट को खोलते तो पहली राशि हमारे पास में क्या है, इस ऊपर वाली समीकरण में देखो आप, इस वाले में r प्लस ए का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ तो क्या लगेगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। तो देखो ये पहले r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra ये आ गया अपने पास में। ठीक है, अब दूसरे वाले ब्रैकेट पे लगाओ। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, r माइनस ए का होल स्क्वायर है, उस पे लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या आएगा आपके पास में, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो r माइनस ए का होल स्क्वायर है इस समीकरण में, इस समीकरण में आप देखोगे r माइनस ए के होल स्क्वायर के बाहर एक माइनस और है। तो जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस सब पर लागू होगा, इस पर भी लागू होगा, इस पर भी लागू होगा, इस पर भी, यानी कि माइनस सबसे गुणा होगा। और जैसे गुणा होगा तो जो प्लस की राशि है वो माइनस बन जाएगी और जो माइनस की राशि है वो प्लस बन जाएगी। तो आप देख सकते हो ये जो r और a है, r स्क्वायर और a स्क्वायर, ये दोनों तो प्लस के हैं, तो ये दोनों देखो माइनस पर माइनस के बन गए। और जो माइनस का 2ra है ये प्लस का 2ra बन गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों। आगे चलें, इससे अपन देखते हैं, इससे आगे चलते हैं हम। तो आगे चलने पर हमारे पास में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो इस समीकरण को देखो तो 2 ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, क्या रह गया आपके पास में 2ra प्लस 2ra यानी कि 4ra। कितना रह गया, 4ra। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, और तरीके से क्या लिख सकते हो, 4ra को, 4ra को अपन लिख सकते हैं 2r इंटू 2a। लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा वापस। और ऐसे लिखने का एक विशेष कारण है, वो अपन आगे लिखेंगे अगले वाले स्टेप में। तो वापस यहाँ पर हम आते हैं, ये आप देख सकते हो कि हमने क्या किया था, यहाँ पर स्क्वायर को कॉमन ले लिया था और यहाँ पर ये जो नीचे ये जो मैंने राइट लगाया है इस राशि में हमने कौन सा सूत्र लगा दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो इससे पहले मैंने लिखा था। ये फॉर्मूला लगाते ये समीकरण आपके पास में आ गए। और ऊपर आप देखो 4ra को हमने क्या कर दिया, 2 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, और एक ये क्यू भी था अपने पास में, तो हमने क्या कर दिया इसको 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू आर, यानी हमने सिर्फ इतना सा किया है, जो 4 है ना उसको 2 इंटू 2 लिखा है। और वो जानबूझ के लिखा है, जानबूझ के क्यों लिखा है कि अब जब हम इसको 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे तो ये जो समीकरण आपको दिख रही है इस समीकरण में एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा q इंटू 2a। ऊपर हर अंश में देखो q इंटू 2a को अपन क्या कहते हैं,
P. P, वेरी गुड। Q इंटू 2A बराबर P। तो ये अगली समीकरण में हमने P लिख दिया इसकी जगह। तो आपके पास में समीकरण क्या गया? E बराबर 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब इससे आगे चलते हैं अपन और देखते हैं एक खास बात, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को। ये एक प्लस आवेश था, ये एक माइनस आवेश था, और यहां पर मान लीजिए बिंदु था। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, ये है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से इसकी जो दूरी है वो है R, ठीक है, और ये जो दूरी है वो है A। अगर इस R की वैल्यू A की तुलना में ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, जैसे मान लो R की वैल्यू है 100 और A की वैल्यू है 2, ठीक है, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो वैल्यू अपन ने लिखी है वो किस किस की लिखी है? ये लिखी है हमने R की वैल्यू, ये A की वैल्यू। R की वैल्यू 100 है और A की वैल्यू 2 है, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। 1,000 नहीं, 10,000। और A स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हो गया R स्क्वायर और ये हो गया A स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मान लो एक अर्थ की जेब में 10,000 रुपए हो और दूसरी जेब में 4 रुपए हो, और इससे कोई पूछे कि तेरे पास में कितने रुपए हैं, तो ये कभी भी ये नहीं बोलेगा मेरे पास 10,000 4 रुपए, कहेगा मेरे पास 10,000 रुपए हैं, क्योंकि 4 रुपए 10,000 रुपए की तुलना में बहुत छोटी राशि है। तो इसको अपन क्या करते हैं, बोलते समय नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते, गिनने योग्य नहीं मानते। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम ये कहेंगे, ऊपर वाली लाइन को आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है, अगर R की वैल्यू A की तुलना में ज्यादा है तो R स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर की तुलना में और भी ज्यादा होगी। एक खास बात, इसमें भी मैंने 2 ही चिन्ह लगाए, इसमें भी मैंने 2 ही चिन्ह लगाए, जबकि R स्क्वायर की वैल्यू तो R की वैल्यू A की तुलना में जितनी ज्यादा है, R स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर की तुलना में उससे और भी कहीं ज्यादा है, तो 3 या 4 चिन्ह लगाने चाहिए थे ना। लेकिन कभी भी हम 3 या 4 चिन्ह नहीं लगाते, इसमें हमेशा केवल 2 ही चिन्ह लगाए जाते हैं, चाहे ये कितना भी बड़ा हो। ठीक है, तो जब अगर आपके पास में ऐसा समीकरण आ जावे कभी भी कि भाई एक राशि की वैल्यू दूसरी राशि की तुलना में बहुत ज्यादा है, जैसे हमने कह दिया R स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस A स्क्वायर को 0 मान सकते हो, A स्क्वायर को 0 मान सकते हो। लेकिन कहां पर? शर्त नंबर 1 कि ये जो A स्क्वायर है ये जोड़ या बाकी में होना चाहिए, गुणा में नहीं होना चाहिए। जोड़ या बाकी में होना चाहिए, गुणा में नहीं होना चाहिए। किसके साथ में होना चाहिए जोड़ या बाकी में? जोड़ या बाकी में इस R स्क्वायर के साथ में होना चाहिए, जिससे छोटा है ये उसके साथ होना चाहिए। पहली बात तो जिसको आप नगण्य मान रहे हो, 0 मान रहे हो, वो जोड़ या बाकी में होना चाहिए। और दूसरी बात किसके साथ में होना चाहिए? जिससे ये बहुत छोटा है उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अपन पिछली समीकरण से समझेंगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। ये पिछले पेज पे हमने देखा, इस पेज इसको देखो बेटा, ये जो समीकरण नीचे बनी हुई है इसको देखो आप, तो इसमें आप देख सकते हो कि A स्क्वायर जोड़ या बाकी में है, यस सर। ठीक है, और किसके साथ में है? जिससे छोटा है उसी के साथ में है, जिससे छोटा है उसी के साथ में है। तो अपन इसको क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। अब अगर अपन इसको नगण्य यानी 0 मान सकते हैं, नगण्य का मतलब है 0, लिखना नहीं है 0, लेकिन मन में सोच लो कि 0 मान लिया। अब सोचो कि ये जो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसमें से A स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो क्या जाएगा आपके पास में? R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर। जब घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, दोनों गुणा हो गए, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो आपके पास क्या जाएगा? R की घात 4। यानी नीचे आपके पास में नगण्य मानते क्या जाएगा? R की घात 4, R की घात 4। ये देखो, ये अगले स्टेप में लिखा हुआ है, ये समीकरण संख्या इसमें लिखा हुआ है, ये यहाँ पर। अब ऊपर एक R है और नीचे R की घात 4 है, तो एक घात R की कट जाएगी आपस में। हाँ सर। भाई ऊपर R है और नीचे R की घात 4 है, तो एक घात कट गई, कितनी रह गई? नीचे रह गई आपके पास में R की घात 3, ये R की घात 3। ठीक है, अब 2 खास बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, और उसके बाद में हम अपने आज की क्लास समाप्त करेंगे। पहली बात तो ये कि इस पूरे सूत्र में प्लस आया है, माइनस नहीं आया ना कहीं पर भी? माइनस आएगा लास्ट में,
प्लस आया तो प्लस नहीं। हमने किसके लिए माना था? E1 के लिए। E1 के लिए। तो यहाँ भी प्लस आया है और E1 में भी प्लस था, इसका मतलब इसकी दिशा कौन सी होगी? वही दिशा होगी जो E1 की थी। E1 की दिशा किधर थी? तो E1 की दिशा जो थी वो इस चित्र को आप देख सकते हो, यहाँ पर ये चित्र है। E1 की दिशा थी इस B बिंदु से P बिंदु की ओर, B से P की ओर, B बिंदु से P बिंदु की ओर। इंटरप्शन के लिए एक मिनट, एक कॉल आ गया था इसलिए मैंने बीच में इंटरप्शन आ गया था। तो माइक ऑफ कर लें भाई ये बच्चे। बादल माइक ऑफ करो अपना, बादल माइक ऑफ करो अपना। तो ये जो दिशा है वो किस तरफ आ गई अपने पास में? B से P की ओर, क्योंकि E1 की दिशा भी B से P की ओर थी और ये भी प्लस में और E1 भी प्लस में, तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र है हमारे पास में उसकी दिशा हमारे पास में क्या आ गई है? उसकी दिशा हमारे पास में आ गई है B से P की ओर। और B से P की ओर की जो दिशा है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये दिशा ऐसा लग रहा है जैसे माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर जा रही है, यानी कि ये दिशा हमेशा किस तरफ होगी? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी। एक बात। दूसरी और खास बात, अब सोचो कि ये ऐसा होता चित्र, ये एक माइनस आवेश है, ठीक है, ये एक प्लस आवेश है, ये दोनों को मिला दिया, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, ठीक है, ये मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी a है। अब सोचो कि P बिंदु आप यहां ले लेते तो दूरी r ये हो जाती, ठीक है, या यहां ले लेते तो इस तरफ हो जाती r। जब ये दूरी लेते तो आपने जहां जहां r माइनस a लिखा है वहां आपको लिखना पड़ता पहली बात तो a माइनस r, उल्टा हो जाता आपकी बारी, r माइनस a की जगह a माइनस r आ जाता, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप यहां लेते तो अब इस चित्र को देख के बताओ कि r बड़ा है कि a बड़ा है? a बड़ा है, यानी कि जो हम लिख रहे थे r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, वो अब हम नहीं लिख सकते थे। तो दो चेंज आपको करने पड़ते। जब आप अंदर के बिंदु पर लेते तो दो चेंज कौन से होते? एक तो r माइनस a की जगह a माइनस r आता, और एक ये जो लास्ट में आपने कंडीशन ली है कि r इज ग्रेटर देन a हो, ये वाली कंडीशन। तो a स्क्वायर को नगण्य मान सकते, तो ये हम नहीं मान सकते थे। तो दो चीजें हमें करनी पड़ती, r माइनस a की जगह a माइनस r आ जाता और नगण्य वाला नहीं ले सकते थे। अब एक और लास्ट बात है, ये कंडीशन हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, ये हमने यदि लगा दिया। यदि का मतलब क्या है कि अगर r का मान a से ज्यादा हो तो ही ये इक्वेशन लिखनी है, और अगर r का मान a से ज्यादा नहीं है, ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें वो इक्वेशन नहीं लिख करके ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर r का मान a की तुलना में लगभग बराबर है या इनमें बहुत कम डिफरेंस है तो ये वाली इक्वेशन सही है, ठीक है। ये तो हमेशा ही सही है, हर कंडीशन में सही है, ठीक है। लेकिन अगर r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा है तब हमें, ये स्पेशल कंडीशन है, यदि r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो ये समीकरण काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट अपने पास में आ गया है 1/4πε0 2p/r³। ये विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है।